हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम किशन श्रीवास्तव है और आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज तक कितनी एजुकेशन पॉलिसीज़ इंडिया में रही है। सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में आई थी, जो कि एक रिवाइज्ड पॉलिसी थी 1986 की, जब पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। अब 34 साल बाद 2020 में इंडिया को एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो आइए अब बात करते हैं ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2019 में पब्लिक कर दिया गया, ताकि इस पर हम सजेशंस ले सकें और जो इसकी खामियां हैं हम उस पर सुधार कर सकें। इस ड्राफ्ट के हेड थे फॉर्मर एसओ चीफ के कस्तूरी रंगन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव की गई 29 जुलाई 2020 को, जो कि प्रेजेंट की गई थी यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए 8 यूनियन कैबिनेट सिटिंग्स हुई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एम है कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना। तो आइए अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। पहले अभी की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है कि MHRD का नाम चेंज कर अब एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था, उसका नाम चेंज कर अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि जो पहले 10+2 स्ट्रक्चर था स्कूल का, उसे चेंज कर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि अब वोकेशनल स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे लोकल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, जैसे कारपेंटर्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। चौथा इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट ऑप्शन, मतलब आप किसी पॉइंट पर अपनी एजुकेशन ड्रॉप करते हैं तो आप वहीं से दोबारा एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हायर एजुकेशन में भी लागू होगा। पांचवा इम्पॉर्टेंट चेंज ये हुआ है कि स्पेंडिंग 6% GDP ऑन एजुकेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कहा जाता है कि एक डेवलप्ड कंट्री एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में GDP का जितना पैसा हम एजुकेशन में खर्चा करते थे, वो अब इंक्रीज़ कर 6% कर दिया जाएगा। छठवां पॉइंट ये है एकेडमिक ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे आपको एकेडमिक की क्रेडिट मिलती रहेगी और ये आपको फर्दर यूज़फुल होंगे अपनी एजुकेशन दोबारा अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो दोबारा एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए ये आपको बहुत बेनिफिशियल है। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम करेगी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो कि अभी 26.3% था हायर एजुकेशन में, उसे हम 50% तक लेते आए 2035 तक, क्योंकि 12th के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी प्रॉब्लम की वजह से आधे से ज़्यादा बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रखते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस पर फोकस करेगी कि कैसे हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं कि एक तरफ एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है।
पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर में ये था, क्लास 1 to 10th सारे बच्चे एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे। उसके बाद 11 से वो कोई स्ट्रीम चूज़ करते थे, या तो साइंस होता था, या तो कॉमर्स होता था, या तो आर्ट होता था। अब उसको चेंज कर 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला है फाउंडेशनल स्टेज। ये क्लास प्री स्कूल से क्लास 2 तक होगा, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज। ये क्लास 3 to 5 होगा। इसमें आपको प्रिपेयर किया जाएगा फर्दर क्लासेस में जाने के लिए, और इसमें भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। इसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होगी, जहाँ पर आपको कोडिंग सिखाई जाएगी और आपको वोकेशनल स्टडीज़ भी दिया जाएगा, जो कि लोकल एक्सपर्ट के द्वारा होंगे। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज, जो क्लास 9 to 12 होगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, मतलब आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, या हिंदी के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में अब बात करते हैं वोकेशनल स्टडीज़ इन स्कूल लेवल। वोकेशनल स्किल्स की फ़ॉरेन में बहुत हाई डिमांड है, बट इंडिया में इसकी वैल्यू बहुत कम है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्लास 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनको 10 दिन का बैगलेस पीरियड रखा जाएगा, जहाँ पे लोकल एक्सपर्ट आएंगे, जैसे कि कारपेंटर हो गए, या गार्डनर हो गए, या पॉटर्स हो गए, या आर्टिस्ट हो गए। वो आएंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको समझाएंगे कि कैसे काम किया जाता है, क्योंकि वोकेशनल से स्किल्स की फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और ये ज़रूरी है कि इसको इंडिया में भी लागू किया जाए। साथ ही साथ आपको क्लास 6 से ही कोडिंग सिखा दी जाएगी, जो कि 21st सेंचुरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे कोडिंग इंजीनियरिंग में सीखते थे या 11-12 में सीखते थे, अब उसे क्लास 6 से ही सिखाया जाएगा। कितना अच्छा है ना। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट ऑप्शंस। ये बहुत अच्छा चेंज हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, क्योंकि काफ़ी बच्चे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते थे और वो बीच में ही एजुकेशन ड्रॉप कर देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आप पहले साल के बाद किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी और प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल तक करते हैं तो बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर 4 साल तक करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। साथ ही साथ आपने जहाँ से एजुकेशन अपना डिसकंटिन्यू किया है, आप दोबारा वहीं से एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं कभी भी। इसके लिए एकेडमिक ऑफ क्रेडिट लाया गया है, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं स्पेंडिंग 6% GDP ऑन एजुकेशन। जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, इसलिए उनकी कंट्री सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। फिनलैंड में एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये एम किया गया है कि हम अपने GDP का जो पहले यूज़ करते थे एजुकेशन पे, जो कि पहले 1.723% था, अब उसको बढ़ाकर हम 6% करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट डबल है पहले का। इससे हमारी इंडिया की एजुकेशन और अच्छी होती जाएगी और शायद हम भी एक डेवलप्ड कंट्री हो पाएँ। हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें इंडिया का रैंक 62 आया था, जो कि 2019 में हुआ था। इसमें ये बताया गया था कि पब्लिक का कितना पैसा पर स्टूडेंट पे खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से हमारी रैंकिंग थी 62। इसी को ध्यान रखते हुए हमने GDP इंक्रीज़ करने को सोचा है, जो कि 6% है। अब ये कब तक अचीव होता है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये कहा गया है कि मदर टंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा क्लास 5 तक, मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है मराठी, तो वहाँ पे मराठी में पढ़ाया जाएगा।
और मान लीजिए अगर आप गुजरात के हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है गुजराती, तो वहाँ पे गुजराती में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ MHRD ने ये ट्वीट किया है कि 5 तक इसको हम कंपलसरी रखेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये क्लास 8 तक भी हो और उसके बाद भी। कहा गया है कि फाउंडेशनल स्टेज से ही बच्चों को मदर टंग के अलावा और भी डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे, जिससे उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन ये भी कहा गया है कि मदर टंग पर ज़्यादा फोकस करना है। नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज में तीसरा पॉइंट है कि एक 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला लाया गया है। मतलब ये है कि आप 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बाउंडेशन रखा गया है कि कम से कम 2 लैंग्वेज इंडिया के ही होने चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपने हिंदी चूज़ किया है और साथ साथ में आपने फ्रेंच और इंग्लिश ले लिया है तो वो नहीं माना जाएगा। आपको कम से कम 2 लैंग्वेज इंडिया के ही चूज़ करने हैं, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, उसके साथ आप इंग्लिश ले सकते हैं या तो फ्रेंच ले सकते हैं। इसमें कहा गया है कि कम से कम 2 लैंग्वेज इंडिया के होने चाहिए और 1 लैंग्वेज फॉरेन के। तो आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं एकेडमिक ऑफ क्रेडिट। पहला पॉइंट है वन कैन यूज़ एकेडमिक क्रेडिट इन डिजीलॉकर लाइक वी यूज़ द बैंक क्रेडिट एंड रिज्यूम एजुकेशन आफ्टर अ ब्रेक एज स्पेसिफाइड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन लेटर। कहा गया है कि अगर आप एजुकेशन कहीं से भी डिसकंटिन्यू करते हैं हायर एजुकेशन में तो आपको एक एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं और बीटेक की टोटल क्रेडिट है 40, तो बीटेक 4 साल का होता है। और अगर आप पहले साल के बाद एजुकेशन डिसकंटिन्यू करते हैं, मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम की वजह से एजुकेशन अपना कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, अगर आप पहले साल के बाद छोड़ते हैं तो आपको 10 क्रेडिट मिलेगा, जो कि एकेडमिक क्रेडिट कहलाएगा। तो आपने 10 क्रेडिट हासिल कर लिया, अब आपको सिर्फ 30 क्रेडिट चाहिए अपनी बीटेक की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, और वो आप कभी भी कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉलेज में बीटेक पढ़ रहे थे आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज से एजुकेशन अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार अभी नियम बताएगी कि कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। ये एक डिजिटली स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट है जो कि अर्न की जाएगी होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन से, जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है और फाइनल डिग्री हासिल करने के लिए काउंट भी हो सकती है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।